नमस्ते बंधुओं। ऐसा कहते हुए हम अक्सर सुनते रहते हैं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे उस समय के, उनके पास अगर कश्मीर वाली प्रॉब्लम उनको डील करने के लिए दिया गया होता, उसके विलय के सारे सिस्टम पटेल जी बनाए होते, तो संभवतः आज जिस तरह से भारतवर्ष संघर्ष कर रहा है कश्मीर को लेकर, चार चार युद्ध लड़े जा चुके हैं जिस मसले पर, वो समस्या नहीं उपजी होती। ऐसा सब लोगों का मानना है। और दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर मसले को अपने पास रखा जानबूझकर, और कश्मीर में जो शेख अब्दुल्ला जो सूचनाएं देता था उसके आधार पे वो कश्मीर की स्ट्रेटजी अपनी डिसाइड करते थे। और इसी बेवकूफ़ाना अंदाज की वजह से भारतवर्ष आज इस तरह से संघर्ष कर रहा है। 370 34 35 से हटने के बाद भी कश्मीर की स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। ये बेसिकली 370 34 से एक पार्ट था, लेकिन वहाँ की मेन समस्या जो मानसिकता है, जिहादी मानसिकता, इसको पनपाने वाले, इसको भरने वाले, सारी कश्मीर की समस्या के जनक अगर देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि इनके अंदर इस मामले में दूरदर्शिता का अभाव दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। आप जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया, विलय पत्र पे, और भारत का अभिन्न अंग बन गया जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए यूएन और कश्मीर मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया इन्होंने। कश्मीर जो कि हमारा आंतरिक मामला था, जो कि हमें उसी तरह से मिला था जैसे 565 प्रिंसली स्टेट्स हमारे अंडर आए थे, भारत में विलय किए थे, उसी तरह से कश्मीर भी वही, हम बता चुके हैं किस तरह से डाटा कामा का भी कोई अंतर नहीं रहा है, उसी तरह से कश्मीर का भी विलय भारतवर्ष में हुआ था। लेकिन पंडित नेहरू के यूएन जाने की वजह से इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से वो लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पे गए थे। कश्मीर की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि वहाँ पे चाइना, रसिया और यूरोप, ये सब नज़र गड़ाए हुए बैठे हुए हैं कश्मीर पे। क्योंकि कश्मीर की सीमाएं एक तरफ रूस को छूती हैं, दूसरी तरफ चाइना को, तिब्बत को, इधर अफगानिस्तान। तो एक बहुत केंद्र बिंदु था कश्मीर। और कश्मीर की समस्या बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने, और ख़ास करके अंग्रेजों के चाटुकार जो हमारे पॉलिटिशियन हुए, इनकी वजह से ये समस्या बृहद रूप लेती गई। आज मैं आपको तथ्यों और तर्कों के आधार पर ये साबित करूंगा कि किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू की अदूरदर्शितापूर्ण नीति की वजह से कश्मीर समस्या इतने विकराल रूप धारण करती गई। और नेहरू की वजह से ही कश्मीर में हजारों की संख्या में लोगों का कत्लेआम हुआ, और उनकी अदूरदर्शितापूर्ण नीति की वजह से आज भी कश्मीर में किस तरह से आतंक फैला हुआ है। इसके लिए अगर एक व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देनी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आपको पता है कि किस तरह से भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर का भी विलय उसी तरह से, जैसे 365 प्रिंसली स्टेट का हुआ था, उसी तरह से जम्मू कश्मीर का भी विलय हो गया भारत में। लेकिन विलय होने के बाद उस समय एक ही अंतर था कि जम्मू कश्मीर में कबायलियों का आक्रमण हो रखा था। कबायलियों को भारतीय सेना पीछे धकेलती जा रही थी, और भारत का लगभग 2/3 भूभाग हमने अपने कब्जे में कर लिया था। एकाएक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सीज फायर की घोषणा कर दी। 1 जनवरी 1949 को इन्होंने सीधा सीज फायर की घोषणा कर दी। और ये बहुत आश्चर्य की बात थी पूरे विश्व इतिहास में कि जीतती हुई सेना सीज फायर की घोषणा कर रही है। दूसरा, इन्होंने जो कश्मीर मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया, कश्मीर को यूएन ले गए, वो भी माउंटबेटन के कहने पे यूएन ले गए। और यूएन में एक सामान्य सा मुद्दा जो कि भारत में बिल्कुल तरीके से अपना विलय कर चुका है, वहाँ पे जाके आप प्लेबिसिट की बात कर रहे हो, जनमत संग्रह की बात कर रहे हो, और इसी आधार पे 21 अप्रैल 1948 को वहाँ पे
यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ, यूएन संकल्प पत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में बता दिया है किस तरह से 3 शर्तें थी। उसके बाद जनमत संग्रह होना था, जिसमें पाकिस्तान सबसे पहले वॉकआउट कर गया, इसलिए जनमत संग्रह नहीं हो पाया आज तक, और अब होना भी नहीं है। जब विलय पत्र पर साइन होने के बाद जून 1948 में 4 लोगों को भारतीय संविधान का सदस्य बनाया जाता है, जिनमें से शेख अब्दुल्ला, उसके बाद मिर्जा अहमद बेग, मिर्जा अशरफ बेग, मसूदी, मोतीराम बागड़ा, 4 लोगों को संविधान सभा का हिस्सा बना दिया गया, उसके सदस्य बना दिए गए। और वहीं से शेख अब्दुल्ला अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं 370 के लिए। और इन्होंने ये गए नेहरू, अपने मित्र नेहरू के पास, और उनका भाई हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए, हम मुस्लिम बाहुल्य राज्य हैं और हम हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में अपने आप को शामिल कर रहे हैं, तो हमें तो स्पेशल प्रोविज़न चाहिए, स्पेशल स्टेटस चाहिए। 370 के माध्यम से उन्होंने कहा ठीक है, प्रारूप समिति के चेयरमैन हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके पास जाइए और उनसे बोलिए कि 370 चाहिए आपको, वो आपकी मदद करेंगे। तो शेख अब्दुल्ला ने गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास और उनसे कहा कि इस तरह की बात है, हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए। तो भीमराव अम्बेडकर ने उनको बुरी तरह जलील किया और कहा कि आप चाहते हो कि हम आपके यहाँ आपकी रोडें बनवाएं, आपकी सड़कें बनवाएं, आपको भारत की नागरिकता दें, और आप भारतीयों को वहाँ जाने तक नहीं दोगे। आप एक नव स्वतंत्र राष्ट्र से द्रोह करने के लिए कह रहे हो। ये अम्बेडकर जी ने धिक्कार दिया, बोला कि बिल्कुल 370 बिल्कुल नहीं चलेगा, वहाँ से भगा दिया। अब शेख अब्दुल्ला फिर रोते हुए पंडित नेहरू जी के पास गए, बोले साहब अम्बेडकर साहब तो मान नहीं रहे हैं। तो पंडित नेहरू ने कहा कि भाई, पंडित नेहरू उस समय जा रहे थे अमेरिका, बाहर जा रहे थे टूर पे। उन्होंने कहा कि आप एन गोपाला स्वामी अयंगार के पास जाइए और वो आपकी मदद करेंगे। और नेहरू जी के इशारे पर गोपाला स्वामी अयंगार जी ने 370 की ड्राफ्टिंग की अपना शेख के साथ मिलके, और नेहरू जी ने कहा गोपाला स्वामी अयंगार को कि भाई आप इसको कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में, जो कांग्रेस की कार्य समिति है, उसमें इसको रखिए और इस प्रस्ताव को पास कर देंगे कांग्रेस वाले, बता दीजिएगा कि मेरा अपना इंटरेस्ट है। और कहते हैं कि गोपाल स्वामी अयंगार जब खुद नहीं संभाल पा रहे थे बात को, तो उन्होंने पटेल जी को इसमें इन्वॉल्व किया और कहा कि ये जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल ईगो की बात है और 370 दिया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर को, ये नेहरू जी ने स्पष्ट हमसे कहा है। वैसे पटेल जी बिल्कुल तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री की बात थी तो उन्होंने इस प्रस्ताव को कांग्रेस की कार्य समिति के सामने रखा, और एक तरफ से कांग्रेस की कार्य समिति ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, नहीं माना। 12 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में 370 पर तीखी बहस हुई, जिसमें बहुत सारे प्रभावशाली लोगों ने 370 का बिल्कुल बहिष्कार किया और कहीं से पास होने की स्थिति नहीं दिख रही थी। लेकिन नेहरू के दबाव की वजह से और फाइनली सिर्फ नेहरू की वजह से स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा, अनुच्छेद 370 को 17 अक्टूबर 1949 को मान्यता मिल गई, संविधान सभा का, हमारे भारतीय संविधान का अंग बना दिया गया। लेकिन इसमें पंडित नेहरू चूँकि विदेश में थे और पटेल जी ने एक इसमें बहुत चालाकी की, इसमें एक प्रीफिक्स जोड़ दिया, दिस इज द टेम्परेरी एंड ट्रांजिट, कि ये 370 टेम्परेरी है, ये परमानेंट प्रोविज़न नहीं है। इसका शेख ने विरोध जरूर किया, लेकिन उसकी चली नहीं, और फाइनली 370 टेम्परेरी ट्रांजिट के रूप में भारतीय संविधान का अंग बन गया। लेकिन ये तो कश्मीर के साथ छल होने की शुरुआत भर है। इसके आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे, आप देखेंगे कि नेहरू की अदूरदर्शिता की वजह से किस तरह से कश्मीर समस्या विकराल रूप लेती गई, और 1954 में बिल्कुल नया स्वतंत्र राष्ट्र है भारतवर्ष, अभी 10 साल भी स्वतंत्र हुए नहीं हुए हैं, मतलब 7 साल हुए हैं स्वतंत्र हुए, और कश्मीर में 1954 में कश्मीरियों का 6वां एग्जॉडस होता है। कश्मीरी हिंदुओं को
वहाँ से कितनी बुरी तरह से मारा काटा जाता है और भगाया जाता है, ये सिर्फ कश्मीर की प्रति जो नेहरू की अदूरदर्शितापूर्ण नीति थी उसकी वजह से हो रहा था। अब हुआ क्या कि जब 1951 में कश्मीर का पहला चुनाव हुआ, 1951 के कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस हिस्सा नहीं ले रही थी, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही थी। दूसरी तरफ प्रजा परिषद थी जो हिस्सा ले रही थी, और 27 असेंबली में से 22 पर प्रजा परिषद के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया। मतलब 24 नेशनल कॉन्फ्रेंस के 24 विधायक बिना चुनाव के निर्विरोध निर्वाचित हो गए। और ये नव स्वतंत्र राष्ट्र के साथ जो इतना बड़ी बड़ी बातें, लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, उस लोकतंत्र की मर्यादा पंडित नेहरू के अधीन ये हो रहा था। और पंडित नेहरू को सब पता है, उनकी आंखों के सामने हो रहा था। कांग्रेस वहां चुनाव नहीं लड़ रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनका पूरा सहयोग था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 27 में 27 सीटें अपने नाम से कर ली। ये कश्मीर के साथ हुआ, ये गद्दारी कश्मीर के साथ हुई। और इस तरह से जब 51 में नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आ गई चुन के, तो उन्होंने संविधान बनाने का एक प्रस्ताव पारित किया और संविधान सभा का गठन किया। वही संविधान सभा, जो विधान परिषद के सदस्य हैं वही संविधान सभा के भी सदस्य होंगे। तो इस तरह से कश्मीर में छल के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बना दी गई 1951 में। लेकिन इससे भी शेख अब्दुल्ला का मन नहीं भरा, वो फिर पहुंच गए नेहरू जी के पास और उन्होंने कहा कि हमें अलग संविधान भी चाहिए और हमें अपना नाम मुख्यमंत्री मैं नहीं रखूंगा, मुझे सदर रियासत या प्रधानमंत्री का पद दिया जाए, हम प्रधानमंत्री बन के रहेंगे वहाँ पे। और शेख अब्दुल्ला ने माना, ये बड़ी बात नहीं थी, नेहरू ने दिया, ये बड़ी बात थी। और इस तरह से उन्होंने एक दिल्ली समझौता हुआ 1952 में, दिल्ली एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसके हिसाब से अब जो जम्मू कश्मीर का शासक होगा वो मुख्यमंत्री ना होके वो प्रधानमंत्री कहा जाएगा। इसी का विरोध करने डॉक्टर मुखर्जी गए थे जम्मू कश्मीर, और उनको किस तरह से षड्यंत्र करके कैद में मार दिया गया। जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ 1952 में, इसी का अगला रूप था जो 35 कैपिटल ए को संविधान में, जम्मू कश्मीर भारत के संविधान में 35 कैपिटल ए को जोड़ा गया। हुआ यूं कि 1953 में ये पता चल गया था कि शेख अब्दुल्ला टोटली भारत सरकार के विरुद्ध हो गया है। शेख अब्दुल्ला पहले अपनी साठगांठ कर रहे थे रसिया के साथ मिलकर। जब रूस के चर्चिल से भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मित्रता हो गई उस समय, तो ये फिर अब अमेरिका के खेमे में चले गए। इंग्लैंड अमेरिका एक ग्रुप था, अब वहाँ से मिलकर ये स्ट्रेटजी बनाने लगे कि जम्मू एंड कश्मीर को स्वतंत्र देश बनाया जाए। इस षड्यंत्र में 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने मित्र शेख अब्दुल्ला को की सरकार गिरवानी पड़ी, उन्हें अरेस्ट करके बंद कर दिया जेल में, और शेख अब्दुल्ला 13 साल तक जेल रहे। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। तुष्टीकरण की नीति कश्मीर को किस तरह से बर्बाद किया, इसको आप आगे समझेंगे कि किस तरह से जैसे ही 1953 में शेख अब्दुल्ला की सरकार गिरी और बख्शी गुलाम मोहम्मद को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया, उनको कंपनसेट करने के लिए इस्लामिक आतंकवाद जो शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में भर रखा था, इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति थे, उनको कहकर एक आदेश पारित करवाया जिसके आधार पर भारतीय संविधान में 35 कैपिटल ए जोड़ा गया। ये जम्मू कश्मीर के कौन अस्थायी नागरिक होंगे उसको व्याख्या उसकी करता था। और इस तरह से जम्मू कश्मीर में कौन अस्थायी नागरिक होगा, किसको सरकारी लाभ मिलेंगे, किसको सरकारी नौकरियां मिलेंगी, किसको छात्रवृत्ति मिलेगी, कौन स्कूलों में पढ़ सकता है, ये सब निर्धारित। तो इस तरह से 34 कैपिटल ए जोड़कर कश्मीर को लगभग भारत से अलग कर दिया गया। और आप
हर जगह देखते होंगे कश्मीर में भारत के संसद का, भारत के यहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय का इस अधिकार नहीं है था। 370 खत्म होने के पहले तक जो स्थिति थी वहां पे, और 370 34-35A जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के आशीर्वाद से उनको मिला था, इसी का मनोबल था कि शेख अब्दुल्ला और ने कश्मीर की जनता को रेडिकलाइज किया, और रेडिकलाइज इस लेवल पे किया कि वहां पे कश्मीरी हिंदुओं का छठा पलायन 1952 से 54 के बीच में जबरदस्त हुआ। उसका रेफरेंस आप जवाहरलाल नेहरू के समय ही, जो उस समय के IB चीफ थे, का नाम था BN मुलिक। BN मुलिक ने एक किताब लिखी माई ईयर्स विथ नेहरू। उसमें उन्होंने बताया है, नेहरू जी ने उनको भेजा था कि आप जाओ शेख अब्दुल्ला को समझाओ कि इस तरह से भारत से अलग होने का, राष्ट्रद्रोह करने का प्रयास न करे। छूट चाहिए और भी कुछ चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह से राष्ट्रद्रोह मत करो। लेकिन उस मानसिकता को शायद नेहरू कभी समझ नहीं पाए जो जिहाद के थ्रू इनके दिमागों में आती हैं। BN मलिक की किताब माई ईयर्स विथ नेहरू में BN मलिक ने लिखा है, मेरे पूरे कोशिश करने के बाद भी शेख के अंदर डोगराओं, हिंदुओं के प्रति जो नफरत मौजूद थी, उस नफरत को मैं दूर नहीं कर सका। और शेख ये चाहते थे कि कश्मीरी हिंदू कश्मीर छोड़कर भारतवर्ष चले जाएं और भारत, उनकी ज़मीन शेख अब्दुल्ला के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं उनको मिल जाए। ये एक ब्यूरोक्रेट्स उस समय के, जिसको नेहरू जी ने भेजा था कि जाके शेख को समझाओ, वो लिख रहे हैं। यही नहीं, नेहरू जी ने खुद एक भाषण में ये बात कहा था, यदि जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर में रहना है तो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाना चाहिए, नहीं तो उन्हें कश्मीर को अलविदा कह देना चाहिए हमेशा के लिए। वो आगे लिखते हैं कि इसके अलावा कोई भी उपाय उनकी रक्षा नहीं कर सकता। एक हमारे इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का इस तरह का वक्तव्य, ये मैं अपने मन से, इसका रेफरेंस मैं आपको बताता चलूं, अनहैप्पी कश्मीर द हिडन स्टोरी, ये दीनानाथ रैना जी की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट ढंग से इस वक्तव्य का उल्लेख किया है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो इतने दूरदर्शी माने जाते हैं, माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू बहुत, उनकी विदेश नीति, उनकी गृह नीति, उनकी सारी नीतियों की तारीफ करते हुए इतिहासकार थकते नहीं हैं। नेहरूवादी बिल्कुल उनको आसमान पे उठा के रखते हैं। ये एक तरह से भड़काने का काम करते हैं मुसलमानों को, जिहादियों को, कि प्रधानमंत्री तक ये कह रहा है कि जी आप वहाँ से छोड़ के भागो, नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाओ या इस्लाम अडॉप्ट कर लो। ये कह नहीं सकते थे, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। नेहरू शेख अब्दुल्ला को कुछ भी दे देते, लेकिन शेख अब्दुल्ला अपने एजेंडे से हटने वाला नहीं था। वो भारतवर्ष में, एक लोकतांत्रिक देश में, एक जिहादी इस्लामिक स्टेट बनाने का एक सोच थी उसके अंदर, और वो उसके लिए प्रयास कर रहा था, जिसको नेहरू जैसा आदमी समझ ही नहीं पाया। और उसने फाइनली 1953 में शेख अब्दुल्ला ने स्पष्ट कहा कि मेरा भारत में विलय करना एक मेरी भूल थी। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान हमें वो सम्मान नहीं देगा जो भारत दे रहा है, लेकिन हमने गलती की। आज से हमारे और भारत सरकार के रास्ते अलग हैं। मैं अब भारत सरकार पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। और इसके बाद शेख अब्दुल्ला षड्यंत्र करने लगा विश्व के बड़े बड़ी हस्तियों से। रसिया से करना चाहा, वो नहीं कर पाया, वहाँ पे चर्चिल और नेहरू फ्रेंड बन गए थे। उसके बाद उसने इंग्लैंड और ब्रिटेन और अमेरिका से संपर्क किया कि किसी तरह से कश्मीर को स्वतंत्र स्टेटस, मान्यता दे दी जाए और एक अलग इस्लामिक राष्ट्र बना लें। लेकिन नेहरू को इन सब चीज़ों का पता चला और उन्होंने शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लिया और उनको 11 साल तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन नेहरू की गलती यहाँ ख़त्म नहीं होती है। नेहरू इस गलती पे गलती करते जाते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि कश्मीर की पूरी समस्या की जड़, ये देन, ये नेहरू परिवार की देन है। नेहरू ने नहीं, आगे चल के श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके बाद जो और भी इनके नेता हुए प्रधानमंत्री,
नरसिम्हा राव से लेकर और मनमोहन सिंह तक, इन लोगों ने कश्मीर समस्या को इस तरह से डील किया कि कश्मीर समस्या आज भी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। और नेहरू की गलतियों की सजा जम्मू कश्मीर के लोग नहीं भुगत रहे हैं, पूरा भारतवर्ष, पूरा देश भुगत। आज बस इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।